13 अक्टूबर 1972 की सुबह उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में बिल्कुल सामान्य लग रही थी। एयरपोर्ट पर हलचल थी। लोग अपने अपने सफ़र की तैयारी कर रहे थे। कोई किसी को विदा कर रहा था, कोई अपने बैग संभाल रहा था। इसी भीड़ के बीच उरुग्वे एयरफोर्स की फ़्लाइट 571 खड़ी थी, जो चिली के सैंटियागो शहर के लिए उड़ान भरने वाली थी। इस विमान में कुल 45 लोग सवार थे, जिनमें ज़्यादातर युवा रग्बी खिलाड़ी थे। ये सभी एक दोस्ताना मैच खेलने जा रहे थे और उनके चेहरों पर वही उत्साह था जो किसी खेल यात्रा से पहले होता है। उनके साथ उनके दोस्त, परिवार के कुछ सदस्य और सपोर्ट स्टाफ भी मौजूद थे। किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। विमान के अंदर का माहौल हल्का फुल्का और जीवंत था। खिलाड़ी आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कोई आने वाले मैच की रणनीति पर बात कर रहा था। कोई खिड़की से बाहर बादलों को देखकर रोमांच महसूस कर रहा था। ये सब कुछ इतना सामान्य था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ घंटों बाद यही विमान एक टूटी हुई लाश की तरह बर्फ के बीच पड़ा होगा। उड़ान शुरू हुई। विमान ने ऊंचाई पकड़ी और धीरे धीरे एंडीज पर्वतों की ओर बढ़ने लगा। एंडीज, जो दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है, जहां मौसम कुछ ही मिनटों में जानलेवा रूप ले सकता है। जैसे जैसे विमान पहाड़ों के नज़दीक पहुंचा, मौसम का मिजाज बदलने लगा। आसमान में घने बादल छा गए, हवा तेज हो गई और बाहर की दृश्यता कम होती चली गई। पायलट के लिए ये कोई नई स्थिति नहीं थी। ऐसे मौसम से निपटना उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। लेकिन एंडीज में एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ती है। पायलट को लगा कि विमान पहाड़ी क्षेत्र को पार कर चुका है और अब नीचे उतरना सुरक्षित होगा, लेकिन ये अनुमान गलत साबित हुआ। असल में विमान अब भी ऊंचे, बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच ही था। अचानक विमान जोर से कांप उठा। यात्रियों को ऐसा लगा जैसे किसी ने जहाज को झकझोर दिया हो। इंजन की आवाज़ में बदलाव आया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ समझ से बाहर हो गया और फिर वो क्षण आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। विमान का एक पंख सीधे पहाड़ से टकराया और टूट गया। दूसरा पंख भी नियंत्रण खो बैठा। अब ये उड़ान नहीं थी, ये बर्फ पर फिसलता हुआ एक विशाल धातु का ढांचा था जो नीचे की ओर जा रहा था। कैबिन के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग अपनी सीटें पकड़कर बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। फिर एक भयानक टक्कर के साथ विमान एक गहरी घाटी में जाकर रुक गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो दृश्य डरावना था। विमान अब एक पूरा जहाज नहीं रह गया था, बल्कि टूटे फूटे टुकड़ों का ढेर बन चुका था। कुछ लोग उसी पल मारे जा चुके थे, कुछ बुरी तरह घायल थे और कुछ लोग किसी चमत्कार की तरह जिंदा बचे हुए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, ऊंचे पहाड़ थे और इंसानी सभ्यता का कोई निशान नहीं था। मोबाइल फोन काम नहीं कर रहे थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और मदद की उम्मीद बेहद धुंधली लग रही थी। धीरे धीरे सबको ये एहसास होने लगा कि वे पूरी दुनिया से कट चुके हैं। रात होते ही एंडीज ने अपनी असली क्रूरता दिखाई। तापमान शून्य से बहुत नीचे गिर गया। हवा इतनी ठंडी थी कि फेफड़ों में चुभती महसूस होती थी। जिन लोगों के पास हल्के जैकेट या स्वेटर थे, वे इस ठंड के सामने बेकार साबित हो रहे थे। टूटे हुए विमान का ढांचा ही उनका एकमात्र सहारा था। लोग एक दूसरे से सट कर बैठने लगे ताकि शरीर की थोड़ी सी गर्मी बच सके। घायल लोग दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई दवा नहीं थी। पहली ही रात कई लोग अपनी चोटों और ठंड के कारण दम तोड़ देते हैं। सुबह जब सूरज निकलता है तो बर्फ पर पड़ी लाशें ये साफ कर देती हैं कि ये जगह जिंदा रहने के लिए नहीं बनी है। शुरुआती दिनों में फिर भी उम्मीद जिंदा थी। सबको भरोसा था कि विमान का रडार सिग्नल जरूर पकड़ा गया होगा और बचाव दल उन्हें ढूंढ रहा होगा। हर उड़ती हुई आवाज़ उन्हें हेलीकॉप्टर लगती थी। हर दिन वे आसमान की तरफ देखते थे कि शायद कहीं से मदद आती दिखाई दे। वे अपने दिमाग में यही दोहराते रहते थे कि ये बस समय की बात है, कोई ना कोई ज़रूर आएगा। लेकिन दिन बीतते गए, रातें और ठंडी होती चली गईं और कोई नहीं आया। कुछ दिनों बाद विमान के मलबे में उन्हें एक छोटा सा रेडियो मिला।
उस रेडियो को चालू करते समय उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब शायद कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन रेडियो से जो आवाज़ आई उसने उनके अंदर की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। समाचार में बताया जा रहा था कि खोज अभियान बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों को विश्वास हो गया है कि इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। उस एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। अब वे सिर्फ दुर्घटनाग्रस्त यात्री नहीं थे, अब वे ऐसे लोग थे जिन्हें समझ आ गया था कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो यही मर जाएंगे। उस पल के बाद से उनके सामने सिर्फ एक ही सच्चाई थी, या तो वे धीरे धीरे भूख, ठंड और चोटों से मरेंगे, या फिर जिंदा रहने के लिए ऐसे फैसले लेंगे जिनके बारे में कोई सभ्य इंसान सोचना भी नहीं चाहता। इंडीज की बर्फ के बीच टूटे हुए विमान के अंदर इंसान अब अपने सबसे कच्चे और सबसे सच्चे रूप में खड़ा था। रेडियो पर खोज अभियान बंद होने की खबर सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान को यह साफ समझ आ गया था कि अब उनकी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी सरकार, किसी रेस्क्यू टीम या किसी भगवान के हाथ में नहीं है, बल्कि अब उन्हें खुद तय करना होगा कि वे मरना चाहते हैं या किसी भी कीमत पर जीना। उस पल के बाद से समय जैसे बदल गया। पहले वे यात्री थे, अब वे सर्वाइवर थे। ठंड पहले भी थी, भूख पहले भी थी, लेकिन अब दोनों का मतलब अलग था। अब भूख सिर्फ पेट की नहीं थी, ये भूख जिंदा रहने की थी, और ये भूख इंसान को वहां ले जाती है जहां वो कभी जाना नहीं चाहता। खाने की स्थिति पहले ही दिन से खराब थी। विमान में जो थोड़ा बहुत खाना था वो कुछ चॉकलेट बार, वाइन की बोतलें और सूखे बिस्किट थे जिन्हें बहुत सोच समझ कर बांटा गया था। सबको उम्मीद थी कि मदद जल्दी आ जाएगी, इसलिए किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये खाना हफ्तों तक चलाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो खाना खत्म हो गया। अब सामने सिर्फ बर्फ थी, पत्थर थे और मृत शरीर थे। कोई पेड़ नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई पत्ता तक नहीं जिसे उबाल कर खाया जा सके। भूख धीरे धीरे इंसान के दिमाग को बदलने लगती है। पहले पेट में जलन होती है, फिर कमजोरी आती है, फिर सोचने की क्षमता कम होने लगती है। लोग चुप रहने लगे, बातचीत कम होती चली गई। कई बार लोग घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते थे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, जैसे उनका दिमाग बंद हो चुका हो। कुछ लोग इतने कमजोर हो गए कि उठने की ताकत भी नहीं बची। उन्हें पता था कि अगर यही चलता रहा तो वे कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। इसी दौर में वो सवाल उठा जिसे कोई जोर से नहीं बोलना चाहता था, लेकिन हर कोई अपने मन में सोच रहा था। आसपास बर्फ में दबे उनके दोस्त, उनके साथी, उनके अपने लोग पड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके शरीर ठंड के कारण सुरक्षित थे, खराब नहीं हुए थे। ये सच्चाई जितनी डरावनी थी उतनी ही व्यावहारिक भी। बहुत बहस हुई, बहुत रोना हुआ, बहुत गुस्सा निकला। कुछ लोग इसके सख्त खिलाफ थे, कुछ लोग चुप थे और कुछ लोग जानते थे कि यही आखिरी रास्ता है। अंत में फैसला ये हुआ कि वे मृत साथियों को सम्मान के साथ याद करेंगे और उनके शरीर का इस्तेमाल सिर्फ जिंदा रहने के लिए करेंगे, न कि किसी जानवर की तरह। ये फैसला लेना शायद उनके जीवन का सबसे कठिन पल था। कोई भी खुशी से ऐसा नहीं कर रहा था। हर बार खाने से पहले वे प्रार्थना करते थे, माफी मांगते थे और खुद से वादा करते थे कि अगर वे जिंदा बचे तो दुनिया को सच बताएंगे। लेकिन इस फैसले ने उन्हें जिंदा रखा। धीरे धीरे शरीर में थोड़ी ताकत लौटने लगी, सोच साफ होने लगी और उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठी। लेकिन एंडीज ने अभी और कहर बचा रखा था। एक रात जब सब लोग विमान के अंदर सो रहे थे, अचानक जमीन हिलने लगी। ये भूकंप नहीं था, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था। ऊपर जमी भारी बर्फ टूटकर नीचे आ रही थी। एक भयानक एवलॉन्च ने पूरे विमान को ढंक लिया। सेकंडों में सब कुछ अंधेरे में बदल गया। जो लोग अंदर थे वे बर्फ के नीचे दब गए। सांस लेना मुश्किल हो गया, चारों तरफ घुटन थी। कुछ लोग वहीं दम घुटने से मर गए। जो बचे
उन्होंने अंधेरे में हाथ पैर मारकर एक छोटा सा रास्ता बनाया और किसी तरह खुद को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें समझ आ गया कि मौत सिर्फ भूख से नहीं आएगी, बल्कि ये पहाड़ हर पल उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। अब एक ही रास्ता बचा था, खुद पहाड़ पार करके मदद ढूंढना। ये सोच पागलपन लगती थी। उनके पास न सही कपड़े थे, न जूते, न नक्शा, न ट्रेनिंग। सामने मीलों तक बर्फ और ऊंचे पहाड़ थे जिनका कोई अंत नहीं दिखता था। फिर भी 2 लोग आगे आए, नांदो पराडो और रॉबर्टो कैनेसा। उन्होंने तय किया कि वे बैठकर मरने का इंतजार नहीं करेंगे। वे चलेंगे, चाहे रास्ते में जान ही क्यों न चली जाए। उन्होंने अपने मृत साथियों के कपड़ों से खुद के लिए कुछ ढंकने का इंतजाम किया, सीटों के कवर से इंसुलेशन बनाया और थोड़ा सा खाना साथ लिया। जब वे चलना शुरू करते हैं तो पहले ही दिन उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कितना मुश्किल है। हर कदम पर बर्फ में धंसना, सांस फूलना, आंखों को चुभती धूप और चारों तरफ खामोशी। कई बार उन्हें लगता है कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन लौटने का मतलब मौत था। दिनों तक चलने के बाद जब शरीर जवाब देने लगता है और दिमाग हार मानने लगता है, तब दूर कहीं उन्हें इंसानी सभ्यता का पहला निशान दिखाई देता है। ये कोई शहर नहीं था, बस एक इंसान था, एक चरवाहा। उस पल उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि शायद वे सच में बच सकते हैं। चरवाहे ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। 72 दिन बाद जब हेलीकॉप्टर पहाड़ों के बीच पहुंचे तो जो दृश्य सामने आया वो इतिहास में दर्ज हो गया। 45 में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे थे। वे हड्डियों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी थी। ये सिर्फ एक प्लेन क्रैश की कहानी नहीं थी, ये इंसान की हदों की कहानी थी कि इंसान कितनी दूर तक जा सकता है जब उसे जिंदा रहना हो। आज भी ये घटना दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे प्रेरणादायक सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है। ये हमें सिखाती है कि इंसान का शरीर टूट सकता है, नैतिकता हिल सकती है, लेकिन अगर उम्मीद जिंदा है तो इंसान खुद मौत को भी पीछे छोड़ सकता है।